हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि मेरा जो 70th बीपीएससी का इंटरव्यू था वो कितना इंटरेस्टिंग था और उस इंटरव्यू में मुझे 120 में से 85 अंक प्राप्त हुए थे और मुझसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पर मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, ताकि जो भी ब्रदर एंड सिस्टर या एस्पिरेंट 72वीं या 71वीं 72वीं 73वीं आने वाले समय में इंटरव्यू में जाएं तो उनको थोड़ी सी मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए करते स्टार्ट। और मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैंने इंटरव्यू के अगले ही दिन सारे के सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए थे। चलिए शेयर करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक एक क्वेश्चन पे आप फोकस करिएगा और मैंने क्या उत्तर दिए थे वो भी आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में भी आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू का फेज आप सबको पता है कि बहुत ही सुंदर होता है। और अब मैंने यूपीएससी के भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस मुझसे क्या पूछे गए थे रखे हैं, मैं शेयर करूंगा। और पहले मैं बीपीएससी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे करीब 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, 16, जिसमें से मुझे याद है मैंने 15 क्वेश्चन के करीब आंसर्स किए थे और एक मैंने सॉरी बोला था। हालांकि उन 15 में भी मैंने बीच बीच में मल्टीपल जो क्वेश्चंस थे एक ही क्वेश्चन में, वहाँ भी मैंने कुछ जगह पे सॉरी बोला था, तो वो चलता है। ठीक है, तो चलिए पहला यही था। और चूँकि मैं आपको बता दूं कि ये इंटरव्यू बीपीएससी में कोई लैंग्वेज फिक्स नहीं होता है, तो जिस लैंग्वेज में मुझसे जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स ने क्वेश्चंस पूछे थे मैंने उसी में जवाब दिया। पहला क्वेश्चन चेयरमैन सर ने पूछा था और मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा जो इंटरव्यू था वो महानंदा बोर्ड में पड़ा था। ठीक है, महानंदा बोर्ड। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने उस क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा है, आपको हिंदी में भी शेयर करूंगा कि विच फ्रीडम फाइटर इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट, व्हाई। और यहाँ पूछा गया था आइडियोलॉजिकल नॉन वायलेंस, मतलब है कि नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चेयरमैन सर ने पूछा कि भाई चूँकि मेरी हॉबी जो है वो रीडिंग बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड फ्रीडम फाइटर्स है, तो पहला क्वेश्चन था कि बताइए किस फ्रीडम फाइटर ने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है। तो मेरा जवाब था महात्मा गांधी। फिर काउंटर क्वेश्चन था कि क्या आप मानते हैं कि जो एक वैचारिक भी हिंसा हो सकती है। अगर गांधी जी पे सवाल था कि क्या गांधी जी वैचारिक, ठीक है ऐसे फिजिकली तो वो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन मानते हैं कि क्या वैचारिक भी हिंसा उन्होंने कहीं कहीं की। और जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में जो मतभेद थे वैचारिक आइडियोलॉजिकल, और जैसे कि उन्होंने बा को, चेयरमैन सर ने बोला कि बा मतलब माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी जी को बा, अपनी वाइफ को, शब्द से बुलाया है। जैसे उन्होंने रात भर खड़ा कर दिया था, एक बार की बात है, घर के बाहर ठंड में बारिश में। क्या मानते हैं कि एक वैचारिक रूप से भी हिंसा होती है। मैंने बोला हाँ सर, हालांकि मैं सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी जी से इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन उन्होंने वैचारिक रूप से हिंसा कहा जा सकता है, जैसे कस्तूरबा गांधी जी को घर के बाहर एक रात के लिए रख देना। और अगर जहाँ तक सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में वैचारिक मतभेद की बात है, तो सर हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा है उसमें कई विचारधाराओं के लोग रहे हैं और उसमें वैचारिक मतभेद तो एक स्वाभाविक था, फिर भी वो लोग एक साथ चले हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं गांधी जी ने वैचारिक रूप से हिंसा की है, हालांकि वह हिंसा के पुजारी रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि टोल्स्टॉय आश्रम के बारे में आप जानते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। मैंने बोला हाँ सर। तो चेयरमैन सर का क्वेश्चन था कि व्हाट वर द बेनिफिट्स
टोल्स्टॉय आश्रम के आप बेनिफिट्स बताइए। चूँकि जो हालांकि जो शुरुआत हुई थी इंटरव्यू की, वहाँ पे बात हुई थी कि भाई जो इंटरव्यू में और अब तक में आपके बहुत सारे सालों का गैप है, तो आप क्या कर रहे थे? तो मैं बोला सर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और मेरा फरवरी में, चूँकि मेरा पहले 19 फरवरी को ही इंटरव्यू था बीपीएससी का, उसके बाद यूपीएससी का इंटरव्यू था। तो मैंने बोला सर यूपीएससी का भी इंटरव्यू है, तो सभी मेंबर एक दूसरे को देखने लगे और वहाँ से क्वेश्चन जो है उस लेवल के आने लगे जो यूपीएससी बेस्ड हैं। तो मैंने उनको टैकल किया है। मैंने बोला हाँ सर, टोल्स्टॉय आश्रम के फ़ायदे भी रहे हैं, जैसे कि वहाँ जिनको भी काम से हटा दिया गया या जो लोग बेरोजगार हो गए थे साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह में अपार्थाइड के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर सर उनको मतलब आवास उपलब्ध कराना, हिंदी में ही 95% और क्या टोटल इंटरव्यू हिंदी में ही रहा। आवास उपलब्ध कराना, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और एक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो आश्रम स्थापित करके किया गया। जो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स हैं वो कराए गए, लोगों को कुछ काम भी सिखाए गए ताकि लोग बिजी रहें। और सत्याग्रह जो है, सत्य के लिए आग्रह करना, उसको प्रैक्टिकल कैसे हम करें, ये ट्रेनिंग की आवश्यकता होती थी, इसीलिए आश्रम में उनको ट्रेनिंग भी दी गई। और मैंने एग्जांपल दिए कि किस तरह से उस समय के जो टाटा ग्रुप थे, रतन जी टाटा, उन्होंने किस तरह से 25,000 रुपये का चेक भेजा था टोल्स्टॉय आश्रम में गांधी जी के लिए। उसके बाद जो इस तरह से मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा हूँ। अगला क्वेश्चन था कि क्या आप, दूसरे रिस्पेक्टेड मेंबर ने पूछा था कि मानते हैं कि भारत 2047 तक डेवलप हो जाएगा, और इस डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, मतलब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ये मिक्स्ड क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मैंने बोला कि हाँ सर, यहाँ पर मेरी थोड़ी सी कमी थी, मुझे थोड़ा सा वो करना चाहिए था कि सर कुछ चुनौतियाँ हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, अगर उन तरीक़ों को, स्टेप्स को, योजनाओं को और एम्बिशंस को अगर अच्छे से लागू किया जाए धरातल पे, तो हम डेवलप हो सकते हैं। लेकिन मेरा वहाँ पर यह आंसर था कि हाँ सर, 2047 तक हम डेवलप हो सकते हैं। लेकिन सर, चूँकि आपने पूछा कि पहले डेवलप होने का मतलब क्या है, तो मैंने वहाँ पर ये बताया था कि सर, जैसे यूएनडीपी का मैंने रिपोर्ट दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें से मैंने कंटेंट उठाया था कि सर ये दोनों ही रिपोर्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर आपको डेवलप होना है तो आपके पर कैपिटा इनकम 12,000 यूएस डॉलर से अधिक होने चाहिए, और यूएनडीपी कहता है कि अगर आपको डेवलप होना है तो आपका जो यूएनडीपी का जो उसको हम लोग बोलते हैं कि जो आपका स्कोर होना चाहिए, वो एक डेवलप नेशन के लिए वो स्कोर होना चाहिए करीब जो है वो स्कोर है कि 0.7 से लेकर आपको 1 के बीच में रहना चाहिए। और हेल्थ, न्यूट्रिशन, यहाँ तक कि पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन, इन सभी चीज़ों में आप उस क्राइटेरिया पर खरे उतरें, तो सर ये डेवलपमेंट का एक मतलब होता है। और मैंने ये बात कही, और उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन चेयरमैन सर ने पूछा था कि अगर आप एसडीएम बनते हैं, तो पूछा गया कि आपका प्रेफरेंस क्या है, तो मैंने बोला था पहले एसडीएम। तो बोला गया कि अगर आप एसडीएम बनते हैं तो आपको अगर किसी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में, फ्लड अफेक्टेड एरिया में अगर एसडीएम बनाकर भेजा जाए, तो आप पहले मीटिंग में क्या डिसीजन लेंगे। तो मैंने कुछ सोचा और मैंने बोला कि सर, एक एसडीएम मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होने के नाते मैं वहाँ पर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उसके प्रावधानों को लागू करवाऊँगा। उसके बाद सर मैं अपने जो जूनियर कलीग्स हैं उनको बुलाऊँगा, उनके साथ एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से मीटिंग करूँगा, और उसके बाद हम लोग ग्राउंड लेवल पर उतरेंगे। मैं खुद वहाँ जाऊँगा एक एज ए लीडरशिप रोल, और वहाँ मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करूँगा, जो ग्रीवांसेस हैं उनको एड्रेस करूँगा। और सर ये सारी चीज़ें पहले तो मैं कानूनी रूप से और संवैधानिक दायरे में रहकर करूँगा जो मुझे अधिकार हैं। फिर सर मैं
क्या करूँगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में, चूँकि सर 73% बिहार का फ्लड प्रोन एरिया है, तो सर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तरी बिहार मैंने बात की, और सर ग्रामीण क्षेत्रों में मैं बात करूं तो मैं जीविका दीदीज का सहयोग लेना चाहूँगा, क्योंकि सर देखा गया है कि अगर कम्युनिटी अगर इंगेजमेंट होता है तो हम बड़े से बड़े आपदाओं को क्या कर सकते हैं, उससे हम छुटकारा दिला सकते हैं, निजात पा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि टेल मी समथिंग अबाउट मीन कैंप बुक, क्या आपने मीन कैंप बुक पढ़ी है? तो मैंने तो देखिए सच बोले तो मैंने रिस्पेक्टेड मेंबर से बोला भी था कि नहीं सर, मैंने मीन कैंप बुक तो नहीं पढ़ी लाइन बाय लाइन, लेकिन सर मैं इसके बारे में जानता हूँ कि ये बुक किस चीज़ से रिलेटेड है। उन्होंने बोला हाँ बताइए। तो उन्होंने बोला कि सर ये बुक एडोल्फ हिटलर की है, और ये बुक लिखी गई थी जब वो हिटलर जेल में था 1923 में, जब उसने बावरिया पे अटैक और कैप्चर करने की कोशिश की। उसी समय वो जेल में गया और उसी जेल में उसने लिखी मीन कैंप, ये जर्मन है, और इसका अनुवाद होता है मेरा स्ट्रगल, माई स्ट्रगल। और इस किताब में हिटलर ने यही लिखा है, अगर मैं उसके क्रक्स की बात करूं, चूँकि सर हेडिंग ही है माई स्ट्रगल, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हिटलर ने नात्सी या नाजी पार्टी के उदय और अपने स्ट्रगल के बारे में सर इसमें उस समय तक 1923 तक की बातों को लिखा है, और जिस पार्टी से वो जुड़ा था उससे लिखा है। तो उन्होंने पूछा किस पार्टी से, तो उन्होंने बोला सर जर्मन नेशनल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेशनल जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। मैंने ऐसे बोला सर नात्सी या नाजी, तो बोले ओके। फिर उन्होंने बोला, एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा था कि टेल अस समथिंग अबाउट शशि थरूर्स बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो ये भी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री और हॉबी भी रीडिंग बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड फ्रीडम फाइटर्स। तो शशि थरूर जी के बुक के बारे में पूछा गया था, और उसमें उसका क्रक्स क्या है, क्या बताया गया। तो मैंने जवाब दिया था कि सर शशि थरूर जी चूँकि एक पार्लियामेंटेरियन हैं कांग्रेस के, 4 बार से तिरुवनंतपुरम या तिरुवनंतपुरम केरला से। उन्होंने बोला नो 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 वी नो अबाउट हिम, टेल मी द मेन पॉइंट। मैंने बोला सर बुक नेम इज़ एन एरा ऑफ डार्कनेस, और इस किताब में शशि थरूर जी ने बताया है कि किस तरह से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से पहले भारत की जो वर्ल्ड में जो जीडीपी में शेयरिंग थी वो करीब मैंने बोला था 26 से 27%, बट वो 23 से 24 से 25%, ठीक है उतना चलेगा थी। और सर ब्रिटिश शासन जब ख़त्म हुआ तो किस तरह से वहीं जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी में जो शेयरिंग थी इंडिया की, वो सर घटकर 2 से 3% पर आ गई थी। और सर देखा जाए तो टोटल 190 या लगभग 200 सालों के अपने टोटल शासन में 45 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के लगभग उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ किया था। तो उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन पूछा गया रिस्पेक्टेड मेंबर के द्वारा कि गोल घर कब बनवाया गया, किस लोकल इंजीनियर ने बनवाया, क्यों बनवाया, और अगर आज आपको गोल घर बनवाना रहेगा एक प्रशासक के रूप में तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो मैं पहले से रेडी था इन सभी चीज़ों के बारे में, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि आप थोड़ा सा स्पेशल तो राज्य स्पेशल नहीं पढ़ते हैं, बट चूँकि मैं बीपीएससी की भी तैयारी कर रहा था तो मैं शुरू से ही पढ़ा था। हम लोग 8-9 में थे क्लास में, तभी से जीके जीएस थोड़ा बढ़िया था, तो मैं खुश हुआ। मैंने बोला कि सर गोल घर की स्थापना, मुझे एग्जैक्टली डेट में वहाँ भूल गया था कि मुझे 1786 है बोलना चाहिए था, तो मैंने ये बोल दिया कि सर 1780 के दशक में। तो वहाँ आपको स्मार्ट थोड़ा बनना पड़ेगा कि सर 1780 के दशक में गोल घर की स्थापना हुई, और जो लोकल इंजीनियर था उसका नाम था कैप्टन ग्रेस्टिन। तो सर ने दूसरे मेंबर की तरफ देखा, इशारों में मैंने लोकल इंजीनियर का नाम भी याद रखा था। और सर ये बनवाया गया था क्योंकि कुछ कारण थे, जैसे नंबर 1 1784 में सर बंगाल और बिहार में 40 अकाल पड़ा था इल नीनो के चलते। तो मैंने जोर दिया था इल नीनो, ताकि वो उससे सवाल पूछें, क्योंकि हम लोग यूपीएससी के भी हैं तो मज़ा आता। तो ये आपको क्लू छोड़ना पड़ेगा, बट मैं स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन और कैसे मैंने जवाब दिया उस पर चर्चा हो रही है।
फिर आगे और वीडियो लाता रहूँगा, लेकिन आप पूरा देखें, आपको मज़ा आएगा। तो उन्होंने इन लिनों पे नहीं पूछा, तो मैंने चालीसा अकाल की चर्चा करी। 1784 अनाज की कमी भंडारण करना था, और सर 1760 का दशक, चूँकि उस समय ना मुझे 1770 एग्जैक्टली आया नहीं जो बंगाल अकाल पड़ा था, तो मैंने 1760 का दशक बोल दिया था। सर 1760 के दशक में जो बंगाल जो फैमिन था, इसका भी असर था कि अनाज भंडारण के लिए रखा गया था। और सर अगर मुझे आज गोलघर बनवाना रहेगा तो मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखूँगा। नंबर 1 सर मैं कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाऊँगा। नंबर 2 सर मैं वहाँ पर जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे ब्लॉकचेन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से मैं वहाँ पर मॉनिटर करूँगा, अनाज सड़े नहीं, पेस्ट वगैरह अटैक नहीं करें। और सर मैं वहाँ पर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करूँगा। तो उन्होंने बोला ऑर्गेनिक, मैंने बोला हाँ सर ऑर्गेनिक, ताकि पेस्ट भी नहीं मरे और अनाज भी नहीं नुकसान हो, वो कम से कम थोड़े बेहोश हों और बाद में उनको छोड़ा जा सके। तो इस तरीके से मैंने इनोवेटिव अप्रोच बोला था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था रिस्पेक्टेड मेंबर का कि व्हेन यू विल मीट चिराग पासवान व्हाट विल यू से टू हिम। अगर आप चिराग पासवान जी से मिलेंगे कहीं भी तो उनसे एक ही बात आपको पूछनी है, तो क्या पूछेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग था। शायद ये क्वेश्चन लास्ट में मुझसे पूछा गया था, तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने बोला कि सर उस समय जानते हैं अजीब सिचुएशन होता है, और मैं हमेशा पॉजिटिव, थोड़ा स्माइल और आई से आई कांटेक्ट, ये शुरू से ही हम लोग की हैबिट है। अब इंटरव्यू की तैयारी नहीं भी करो तो कोई फ़र्क नहीं है। मैंने बोला कि सर चिराग पासवान जी अगर कहीं भी मुझसे मिलते हैं तो मैं उनसे बोलूँगा कि आप अपने समुदाय को लेकर आप ज़रूर कुछ करें। चूँकि सर वो केंद्र में मंत्री भी हैं, तो वो बिहार के अपने समुदाय के लोगों के लिए करें। हालांकि सर वो केंद्र में मंत्री हैं तो पूरे देश के लिए उनको करना है, लेकिन सर मैं चाहूँगा कि अपने राज्य बिहार के अपने समुदाय के लिए वो कुछ करें, अच्छा और बेहतर करें। दूसरी चीज़ सर, चूँकि वो केंद्र में मंत्री भी हैं तो मंत्री पद का फ़ायदा अपने बिहार को होना चाहिए। तो फिर सर ने पूछा कि वो किस पद पे मंत्री हैं, किस चीज़ के मंत्री हैं, तो वहाँ मुझे नहीं आया। मैंने बोला सॉरी सर, मुझे मतलब आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट दिस टाइम, मतलब हिंदी में। तो उन्होंने बोला कि उस चीज़ की बिहार को बहुत ज़रूरत है, शायद वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहते हो, बट मैं वहाँ पर मिस कर गया था, कोई बात नहीं है। तो मैंने सॉरी बोल दिया था। तो जब घर आया तो खोजा, तो यार तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, बिहार को बहुत ज़रूरत है, काश बोल देते 5 नंबर बढ़ा होता, 90 आ गया रहता और हम शायद मेरिट में आगे होते, बट कोई बात नहीं। उसके बाद वही एक क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन ये था कि हाँ, एक मेंबर ने पूछा था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ख़ासतौर से पड़ोसी देशों को लेकर, मानते हैं कि क्या वो फेल्योर है? तो मैं सोचा कुछ सेकेंड, फिर मैं बोला नहीं सर, मैं नहीं मानता कि ये पूरी तरह से फेल्योर है। मैंने बोल दिया पूरी तरह से फेल्योर नहीं मानता। वो समझ गई कुछ न कुछ लेवल पे फेल्योर तो है। तो बोले कि आप ये कैसे कह सकते हैं, आप इसको साबित करें। तो खास तौर से उन्होंने पूछा कि अपने पड़ोसी में जैसे कि मालदीव और बांग्लादेश को लेकर। तो मैंने बोला कि सर अगर मैं मालदीव की बात करूं तो हाँ, जब से वहाँ पर प्रेसिडेंट मोइजू आए तो उनका इलेक्शन कैंपेन ही था, इंडिया आउट कैंपेन, कि भारत को यहाँ से हटाओ। तो थोड़ी बहुत खटास आई हमारे और मालदीव के रिश्तों में। और फिर जो लक्षद्वीप आइलैंड को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की कि भाई भारत के लोग इस आइलैंड को विजिट करें, अपने ही देश में टूरिज्म बढ़े, तो वहाँ कुछ मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसको लेकर थोड़े से तनाव बढ़े। लेकिन सर अगर देखा जाए तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो वेट एंड वॉच की है। हमने सब्र से काम लिया, पेशेंस से काम लिया, और वहीं देखा जाए तो मालदीव के साथ रिश्ते अच्छे हुए। भारत ने मालदीव को कुछ मिलियन, उस समय याद था मुझे, अब तो मैं भूल गया, कुछ मिलियन डॉलर भी प्रोवाइड किया था रिलीफ पैकेज। और वहाँ पर उनके हेलीकॉप्टर के लिए पायलट्स हमने प्रोवाइड किए, मिलिट्री हेलीकॉप्टर के लिए। हम वहाँ पे ब्रिजेज और रिसोर्ट वगैरह भी भारत बनवा रहा है।
और मैंने वही बात की कि प्राइम मिनिस्टर भी विजिट किए थे उनके इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पे, जहाँ पर सिक्के भी जारी किए गए। तो सर हाँ, चुनौतियाँ शुरू में रही हैं, लेकिन अब रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। सर जहाँ तक बांग्लादेश की बात है तो हाँ, वहाँ पर मैंने शेख हसीना वाली बात की कि शेख हसीना को जैसे ही वहाँ से आउट किया गया, हटाया गया, तो रिश्तों में थोड़ी करवाहट आई, क्योंकि वो भारत में शरण ली। और वहाँ पर मैंने उस समय एक मतलब एक रेडिकल पार्टी, देखो इस समय तो मैं भूल चुका हूँ नाम वगैरह, क्योंकि उस समय थोड़ा याद था, तो थोड़ा सा पाकिस्तान की ओर झुकाव और चीन की ओर झुकाव होने के चलते जो वहाँ का रेडिकल एक जो आउटफिट है पॉलिटिकल, तो थोड़ा सा भारत के साथ रिश्ते ख़राब हुए। माइनॉरिटीज़ को लेकर जो हिंसा हुई वहाँ पे थोड़े रिश्ते ख़राब हुए। और मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में जो वहाँ पे इंतरिम सरकार चली, उसका झुकाव चूँकि चीन और पाकिस्तान की ओर ज़्यादा रहा, तो उसको लेकर कुछ तनाव हुए। लेकिन सर जब से तारिक रहमान जब से वहाँ प्रधानमंत्री बने, और उनकी पार्टी का नाम देखिए इस समय मेरे माइंड में नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूं, लेकिन उस समय था, मैंने उस समय सबके नाम वगैरह भी बताए थे बहुत अच्छे से। तो सर जो तारिक रहमान हैं, जब से वो आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, तो रिश्तों में मिठास की शुरुआत हुई है। हमने पहले वेट एंड वॉच किया, और इस तरीके से सर जो रिश्ते हों पटरी पर लौट रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि पूरी तरह से फेल्योर है, हमारी नीतियाँ वेट एंड वॉच की हैं, और हम इसमें अल्टीमेटली रिश्तों को सुधार पाने में सफल हुए। उसके बाद ये था पोस्ट प्रेफरेंसेस, तो मैंने वहीं 3 बोले। उसके बाद था कि आपके ग्रेजुएशन और अभी तक में गैप है, तो वही मैंने यूपीएससी वाली बात बोली कि सर अभी मैं प्रिपरेशन में ही हूँ, और चूँकि मुझे भी यूपीएससी का भी इंटरव्यू देना है, तो उनको भी लगा कि हाँ ये अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है, वहाँ तक भी ये पहुँच रहा है। और इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे, और भी सारे क्वेश्चंस थे, मुझे कुछ तो याद नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से पूछे गए थे, मैंने जवाब दिया। और इस समय आपको कुछ जवाब थोड़ा सा लग रहा हुआ कि यहाँ पे कम है, उस समय मैंने बहुत अच्छे से आंसर्स किए थे, क्योंकि उस समय चीज़ें माइंड में थी, रिवीजन भी था। इस समय थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ों को भूल भी रहा हूँ, और 1-2 जगह मैंने सॉरी बोला था, क्योंकि एक मुझसे ऐसी किताब पूछी गई थी जो मैंने सुनी नहीं थी। मैंने बोला सॉरी सर, मैंने तो आज तक ये किताब सुनी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी मैं पढ़ूँ जाने के बाद। तो इसी तरह से इंटरव्यू हुआ, काफ़ी पॉजिटिव रहा। फिर उसके बाद सर लोग बोले कि ओके ओके थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। तो मैं चला आया, ठीक है, यही रहा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें, मैं आपको गाइड करता रहूँगा, और मैं बीच बीच में काफ़ी इंटरेस्टिंग इतिहास की चीज़ें भी लाता रहूँगा, अपने जीवन की चीज़ें भी शेयर करूँगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बोरिंग तो लाइफ में फील नहीं होगी जब आप हमसे जुड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।